क्लासमेट, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राणी जगत के नेक्स्ट लेक्चर के विषय पे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने लगभग सभी 10 फाइलम के विषय पे एक डिटेल्ड जानकारी प्राप्त कर ली थी और उन्हीं 10 फाइलम को रिवीजन करना, कहानियां बनाना उसके ऊपर में ये आपका काम है। ये 10 फाइलम अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मुट्ठी पे आ गए होंगे और आप इस बात को फील कर पा रहे होंगे कि अब ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर सकता हूं। मुझे इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है, आसान है, बहुत सिंपल चैप्टर है। बस एक एक करके आप फाइलम को पढ़ें, इकट्ठा याद करने की पूरी कोशिश ना करें। पहले फाइलम को पढ़ने से पहले प्रॉपर्टीज जान लीजिए, फिर एक एक फाइलम पढ़िए, फिर दूसरा फाइलम, फिर तीसरा फाइलम, फिर चौथा फाइलम, फिर पांचवा फाइलम, और जब 5 हो जाए तो फिर 5 को रिवीजन करिए, फिर छठवा, फिर 6 को रिवीजन करिए, फिर 7 को रिवीजन करिए और ऐसा करते करते आप 10 फाइलम तक पहुंच जाएंगे। किसी पे ऐसा भी कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ही नहीं, कहानियां एकदम आसान है। उन्हीं चीजों को पढ़ लीजिए, आपका काम एकदम मस्त तरीके से हो जाएगा। स्टार्ट कर रहे हैं अगले फाइलम लास्ट वाले पार्ट के लिए, और उससे पहले एक पूरा रिवीजन, एक पूरा फ्लो चार्ट, एक कहानियां बनाते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, पहला टॉपिक आपके लिए क्या है? हमें यहां पर यह पढ़ना है कि ये पूरे का पूरा 11 फाइलम जो हमारे पास में है, 10 फाइलम, इन 10 फाइलम के जितने भी बिंदुओं पे विशेष विशेष प्रश्न आते हैं उनके ऊपर एक चार्ट बना लेते हैं। ये चार्ट आप लोग 2 बार बनाने की जरूर कोशिश करना। 2 बार आप बनाओगे तो ये चैप्टर आपकी मुट्ठी पे आ जाएगा और आपको फिर लगेगा कि हाँ, मैंने इसे पढ़ रखा है और सब कुछ मैं इसको जानता हूं। जैसे पहले बना बनाया एक डायग्राम देख लो और इसके बाद एक शॉर्टकट कहानी बना लेना। ठीक है, देखो, अगर आप पोरीफेरा के बारे में बात कर रहे हो तो आपको सबसे पहले 2-3 बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि पोरीफेरा मतलब पोर वाला छिद्र है। तो मैं कम से कम बच्चों से ये चाहता हूं कि आपको ये 5 बिंदुओं पे कोई दिक्कत ना हो, और वो 5 बिंदु ये हैं कि सबसे पहला बात, अगर आप कोई भी चीज हो, आप सम्मिति के ऊपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉट सम्मिति। सबसे पहले आपको लगभग सभी के सभी का संगठन क्लियर होना चाहिए, संगठन किसका क्या है। फिर दूसरा, आप अगला पॉइंट जो है सम्मिति, ये भी आप क्लियर करें कि सम्मिति सबका आपको क्लियर रहना चाहिए कि सम्मिति किसका क्या सम्मिति होता है। फिर आपको सम्मिति के साथ साथ कम से कम जो है वो कोरक खंड क्लियर होना चाहिए कि द्विकोर की है कि त्रिकोर की है। फिर कम से कम प्रगुहा पॉइंट बनना चाहिए, प्रगुहा जिसे अपन कहते हैं, ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि प्रगुहा के ऊपर में हम कैसे बात करेंगे। और जब सब ये क्लियर हो जाए तो फिर पॉइंट में आता है आखिरी पॉइंट जिसे अपन कहते हैं खंडी भवन। इतना पॉइंट अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखो कि ये क्या क्या चीजें कहां पे किसका किसमें होता है, किसमें किसमें नहीं होता है। फिर अगली कहानी में आप लोगों को आसान तरीके से क्लियर कर दूंगा कि इन किसके पास में क्या 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 प्रेजेंट होता है। ये 5 आपको नहीं भूलना है। तो जब आप संगठन के स्तर पर आप बात करोगे तो ये 10 के 10 के फाइलम को पहले पॉइंट आप लिखोगे तो पहला पॉइंट हो गया, मान लो आपके पास में पोरीफेरा हो गया। ठीक, दूसरा वर्ड आ गया जिसके पास में सीलेंट्रेटा। ठीक, फिर अगला पार्ट आ जाएगा जिसको अपन कहते हैं टीनोपोरा, फोरा, टीनोपोरा। उसके बाद आ गया हमारे पास में प्लेटीहेलमिन्थीस, इतना पॉइंट याद होना चाहिए। इसके बाद एस्केलमेंथीस, एस्केलमेंथीस। इसके बाद में एनालिडा, इसके बाद में आर्थ्रोपोडा, इसके बाद में मोलस्का, इसके बाद में इकाइनोडर्माटा, इसके बाद में हेमिकॉर्डेटा और उसके बाद में कॉर्डेटा। चलिए, तो कम से कम इतने विषय को बात करते हैं, फिर अगला विषय बाद में टॉपिक को देखेंगे कि बाकी कौन कौन से विषय में क्या क्या हो सकता है। आप एकदम वेल नोन क्लियर जानिए कि संगठन के 3 ही प्रकार हैं। पहला संगठन कोशिकीय स्तर है ना, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर जिसे हम कहते हैं। फिर जब कोशिकीय स्तर हो जाए तो ये होता है ऊतक स्तर का, यह उसके नीचे वाला भी ऊतक स्तर का होता है, आप इस बात को भली भांति जानते हैं। अब प्लेटीहेलमिन्थीस का होता है अंग स्तर का, और इसके बाद लगभग बाकी सब जो है ना अंग तंत्र स्तर के होते हैं। तो ये जब अंग तंत्र है तो यह भी अंग तंत्र है, 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 यह भी अंग तंत्र है और यह भी अंग तंत्र है, सब के सब अंग तंत्र है। फिर जब अपन सम्मिति की बात करते हैं तो यहां पर पॉइंट आएगा सबसे पहला असम्मिति। असम्मित है, इसकी कोई सम्मिति निश्चित नहीं है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये सम्मिति होगी अरी, रेडियल,
है ना। और ये सममिति भी आपको दिखाई देगी। अरे मेरे साथ ही चार्ट बनाते चलना तो आप लोग को बढ़िया पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और फिर अगले पॉइंट पे अब हम पहुंचेंगे तो अरे सममिति के बाद ये यहां से प्लेटी हेलमिंथी से इनके पास द्विपार्श्वी हो जाएगा, द्विपार्श्वी सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री। ये एस्केलमेंथीज में भी वही रहेगा, एनलिडा में भी वही रहेगा, आर्थ्रोपोडा में भी वही रहेगा, लेकिन मोलस्का में भी वही रहेगा। अब आ गया इकायोडर्माटा, तो याद रखना इकायोडर्माटा के पास में फिर से अरी सममिति हो गई, फिर ये अरी सममिति हो गई और इसके बाद फिर पॉइंट आ जाएगा द्विपार्श्व सममिति, रेडियल, है ना। और ये सममिति भी आपको दिखाई देगी। अरे मेरे साथ ही चार्ट बनाते चलना तो आप लोग को बढ़िया पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और फिर अगले पॉइंट पे अब हम पहुंचेंगे तो अरे सममिति के बाद ये यहां से प्लेटी हेलमिंथी से इनके पास द्विपार्श्वी हो जाएगा, द्विपार्श्वी सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री। ये एस्केलमेंथीज में भी वही रहेगा, एनलिडा में भी वही रहेगा, आर्थ्रोपोडा में भी वही रहेगा, लेकिन मोलस्का में भी वही रहेगा। अब आ गया इकायोडर्माटा, तो याद रखना इकायोडर्माटा के पास में फिर से अरी सममिति हो गई, फिर ये अरी सममिति हो गई और इसके बाद फिर पॉइंट आ जाएगा द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति। ये पॉइंट हो गया और इसके पास तो द्विपार्श्व रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई शक की बात नहीं। फिर पॉइंट आता है कोरक वाली बात। ये लोग द्विकोरकी होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ये भी द्विकोरक होगा, यह भी द्विकोरक ही होगा, है ना, डिप्लोब्लास्टिक ही होंगे। लेकिन प्लेटी हेलमिंथीज जो है वो त्रिकोरकी होगा, प्लेटी हेलमिंथीज त्रिकोरकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। और इसके बाद लगभग सभी के सभी त्रिकोरकी ही रहेंगे, ये सब के सब त्रिकोरकी ही पाए जाएंगे। इसके बाद के सारे जानवर त्रिकोरकी वाले ही रहेंगे। ये भी एक कहानी हो गई। तो मतलब कौन कहां से स्टार्ट कर रहा है, कहां पे खत्म कर रहा है, इस पॉइंट को याद रखो, ठीक है। प्रगुहा की बात हो गई, तो इनके पास में तो एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट रहेगा। इसके पास में भी नेगेटिव मतलब एब्सेंट, इसके पास में भी नेगेटिव मतलब एब्सेंट। और ये पहला त्रिकोरकी ऐसा है जिसके पास इसके पास में भी एब्सेंट रहता है, तो नेगेटिव का मतलब एब्सेंट है, एब्सेंट है इसके पास में। लेकिन जो एस्केलमेंथीज है, जो एस्केलमेंथीज है, यहां से कहानी थोड़ी सी बदलती है। एस्केलमेंथीज भी त्रिकोरकी ही था, लेकिन इसके पास में कूट प्रगुहा होगा, मतलब गुहा होगी भी और नहीं होगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसकी आधी गुहा को आधी जगह पर मीजोडम ने स्कैटर्ड पर प्रेजेंट है और आधा मीजोडम से खुला हुआ है, आधा में मीजोडम नहीं है। और इसके बाद एस्केलमेंथीज के बाद जब अपन एनलिडा में पहुंचते हैं तो एनलिडा के बाद जो है प्रगुहा पाया जाता है। तो अगर मैंने कह दिया कि एनलिडा के बाद प्रगुहा है तो मतलब वो सबके सब जितने भी ऑर्गेनिज्म उसके बाद बनेंगे। एनलिडा के बाद आर्थ्रोपोड आता है, मोलस्का आता है, इकायोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे जो आते हैं इन सब के पास में प्रगुहा पाया जाएगा। फिर पॉइंट आता है खंडी भवन। खंडी भवन, आप इस बात को एकदम क्लियर समझिए कि हमारे पास सिर्फ एनलिडा सेगमेंटेशन पाया जाएगा। तो सेगमेंटेशन पाए जाने के पीछे रीजन दो ही है, एनलिडा और ये पॉइंट हो गया आर्थ्रोपोडा। एनलिडा और आर्थ्रोपोडा, ये पॉइंट याद रखना, एनलिडा और आर्थ्रोपोडा ये दोनों बस सेगमेंटेशन पाए जाएंगे। इससे पहले जितने भी हैं उन सबके पास में एब्सेंट, ठीक है। इससे पास में भी एब्सेंट, कोई खंड नहीं पाया जाएगा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। लेकिन एक चीज पूछी जाती है, प्लेटी हेलमिंथीज के पास में जो टीनिया सोलियम है ना, टीनिया सोलियम है, इसके पास पाया जाता है। लेकिन टीनिया सोलियम के पास में पाया जाता है, बाकी सबके पास में नहीं है। लेकिन ये जो टीनिया सोलियम है इसके पास बस पाया जाता है। और यहां सेगमेंट जो है फिर अनुपस्थित, अनुपस्थित, बाकी सबके पास एब्सेंट है। यहां पर भी अनुपस्थित, यहां पर भी अनुपस्थित, और कॉर्डेटा में फिर यहां पर उपस्थित रहेगा, खंड में शरीर विभाजित रहेगा। ये 3-4 पॉइंट पहले आप लोग इसको याद कर लो। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तब फिर आप बाकी पाचन तंत्र और कहानियों के बारे में आप बाद में बात कर पाओगे, तो चीजें आपको समझ में आएगी। तो पहले ये चार्ट बनाओ, इस चार्ट को एकदम क्लियर रखो कि ये तुम्हें एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर रहना चाहिए, कहीं पर भी कोई चीज बचनी नहीं चाहिए। सही बात है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको मेरी?
ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। अब इसके बाद जब हम दूसरे संगठन की तरफ में बढ़ते हैं तो अब मुख्य रूप से हमको दो तीन चीजें और बात करनी पड़ती है। जैसे पॉइंट आ जाता है पाचन तंत्र, तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूं मैं कि पाचन तंत्र की क्या खास बात है। फिर पॉइंट आता है कि परिसंचरण तंत्र क्या है, तो इसका पॉइंट भी आप लोग को थोड़ा बहुत डिटेल कर देते हैं। परिसंचरण के बाद अगला पार्ट आता है हमारे पास में श्वसन तंत्र, इसका भी हम डिटेल करेंगे। फिर पॉइंट आता है यहां पर, पहले इन तीन को समझते हैं। देखो, तो फिर अब शॉर्टकट लिखते हूं मैं यहां पर, ये पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोपोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, शॉर्टकट ही लिख रहा हूं मैं, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब आप एक बात क्लियर रखिए कि ये तीनों ग्रुप में क्या क्या खास बात होती है, इसके ऊपर में क्वेश्चन बनाते हैं। सो पोरीफेरा के पास में पाचन तंत्र जो है ना अनुपस्थित रहेगा, इनके पास कोई पाचन तंत्र जैसी कोई चीज प्रेजेंट है ही नहीं, ना माउथ है ना कुछ जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, इसमें माउथ हाउस जैसी कोई चीज पाई नहीं जाएगी। दैट्स व्हाई पाचन तंत्र पोरीफेरा में अनुपस्थित लिख दिया जाता है। लेकिन सील के पास में तो हाइपोस्टोम होता था, तो लेकिन हाइपोस्टोम तो भले था लेकिन अपूर्ण था, एक सिंगल ओपनिंग है। अपूर्ण का मतलब भी वही होता है, सिंगल ओपनिंग, तो इसके पास अपूर्ण था। फिर पॉइंट आ जाता है टीनोपोरा, अपूर्ण रहेगा ये भी। इसके बाद आता है प्लेटीहेलमिन्थीस, ये भी अपूर्ण रहेगा। लेकिन इसके बाद एस्केलमिन्थीस जो है ये पूर्ण रहेगा। इसके पास में भी पूर्ण परिसंचरण तंत्र, मतलब इसके पास माउथ भी पाया जाएगा और इसके पास एनस भी पाया जाएगा। यह भी पूर्ण ही रहेगा, यह भी पूर्ण ही रहेगा, यह भी पूर्ण रहेगा, यह भी पूर्ण रहेगा। संपूर्ण पाचन तंत्र इनके पास में पाया जाएगा। अब पॉइंट आता है परिसंचरण तंत्र की। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में यह कहा जाता है कि जो एनलिडा है, यहां पर शुरुआत देखो, यहां पे कहां शुरुआत हो रही है, एस्केलमिन्थीस से। यह शुरुआत एस्केलमिन्थीस से हो रही है। लेकिन जब अपन परिसंचरण की बात करेंगे तो परिसंचरण तंत्र पे याद रखना कि यहां पर जो है ना उपस्थित परिसंचरण तंत्र जो है उपस्थित है एनलिडा से। और एनलिडा के पास में खास बात है कि इसके पास में बंद परिसंचरण है, इसके पास में भी आर्थ्रोपोडा में भी उपस्थित रहेगा। लेकिन आर्थ्रोपोडा की खास बात यह है कि इसके पास जो है ना खुला प्रकार का रहता है। ठीक, इसके बाद जितने भी जानवर हैं, जितने भी यहां पर लिखा हुआ है, एनलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, सबके पास उपस्थित। लेकिन इससे पहले एस्केलमिन्थीस से पहले इनके पास अनुपस्थित। ठीक है, इनके पास में भी अनुपस्थित, यहां पर भी अनुपस्थित, यहां पर भी जो है अनुपस्थित और यहां पर भी अनुपस्थित। ठीक, इनके पास परिसंचरण तंत्र नहीं होता। जिसके पास प्रेजेंट है, तो अब देखो ये कहां से स्टार्ट किया, अब इसने स्टार्ट किया है कहां से, उपस्थित कहां से बता रहा है। देखो एक लाइन खींच गई एस्केलमिन्थीस के बाद, अभी आ गया कहां पर, ये लाइन आ गई यहां पे दूसरे नंबर की लाइन, नीचे कम हो गई ना। देखो यहां से पहले एस्केलमिन्थीस से स्टार्ट हुआ, अब स्टार्ट दूसरा ग्रुप जो है वो एनलिडा से रहेगा। तीसरी बात श्वसन तंत्र की आती है, तो श्वसन तंत्र जो है भाई वो याद रखना आर्थ्रोपोडा से शुरू होगा, उपस्थित, वो उपस्थित रहेगा। अब जब उपस्थित है तो उसके बाद वाला लाइन पे तो एक सीढ़ी जैसा बन गया, देख रहे हो यहां पर इसे, कि ये तंत्र जो है वो पाचन तंत्र एस्केलमिन्थीस से स्टार्ट हुआ, परिसंचरण तंत्र एनलिडा से स्टार्ट हुआ, श्वसन तंत्र आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट हुआ। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा पाचन तंत्र यहां से स्टार्ट होगा, पाचन तंत्र, एस्केलमिन्थीस सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट हुआ है। ये तीन लोग जो है ऐसा श्वसन करेंगे, उपस्थित है। तो जब उपस्थित है तो इसके बाद सबके पास उपस्थित रहेगा, इसके बाद सबके पास उपस्थित रहेगा और उससे पहले सबके पास जो है अनुपस्थित रहेगा।
कुछ नहीं पाया जाएगा, लेकिन काम करता रहेगा। अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित है। बाकी सारे गुण शोषण में अनुपस्थित है। इसमें और एक डिटेल करना हो तो उत्सर्जन के आधार पर कर लेना। उत्सर्जन लेकिन सबके बारे में नहीं बताता है। उत्सर्जन मुख्य रूप से जिनके पास कुछ विशेष विशेष ग्रंथियां होती है उन्हीं के बारे में बताएगा। जैसे प्लेटी हेलमिंथिस के पास में होती है ज्वाला कोशिका, ज्वाला कोशिका, प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक। एनलिडा के पास में नेफ्रीडियम पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा के पास में जो है वो मेलपिघी नलिका पाया जाता है, मेलपिघियन ट्यूब्यूल पाया जाता है, ठीक है, सबकी खास बात है। तो प्लेटी हेलमिंथिस के पास में ज्वाला कोशिका, नेफ्रीडियम एस्केलमेंथिस के पास में और आर्थ्रोपोडा के पास में मेलपिघियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, एनलिडा के पास में लिख दिया क्या, उसमें लिखना आपको, ये पार्ट हो गया, ठीक। अब ये आर्थ्रोपोडा के पास में आ गया हमारे पास में मेलपिघियन ट्यूब्यूल्स, मेलपिघियन ट्यूब्यूल। फिर एक खास बात आती है हेमिकॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा में बताया गया कि इनके पास जो है ना वो प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, सुंड ग्रंथि, सुंड ग्रंथि, ये इसमें प्रेजेंट रहता है उत्सर्जन में। फिर अगले पॉइंट पे आता है उत्सर्जन के बाद अगर आपसे और कुछ चीजें पूछने का मन करे तो आप वहां पर श्वसन के नाम, एग्जाम्पल का नाम लिख सकते हो। और सबसे अंत में फिर ये याद रखना कि इनके पास में जो एग्जाम्पल आता है नेफ्रीडियम के बाद एग्जाम्पल यहां पर आता है वो एग्जाम्पल, और उसके बाद यहां पर मुख्य पॉइंट आता है जिसे अपन कहते हैं फीचर्स, है ना, मुख्य लक्षण। हम पढ़ने वाले यहां पर मुख्य लक्षण के विषय में। तो एग्जाम्पल लगभग तो बहुत हद तक हम जानते भी हैं, बहुत हद तक हमें एग्जाम्पल पता रहता है पोरीफेरा का, साइकॉन, है ना। अभी लक्षणों को नहीं लिखते हैं, लक्षण तो मैं आपको बता दूंगा, एग्जाम्पल ही लिख लो सबके सबका, ठीक है, पॉइंट बना लो यहां पर। साइकॉन या इसे स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला जो है वो है क्या बोलते हैं स्पॉन्ज, जैसे अपन कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये पॉइंट आ जाता है। यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 बन गए यहां पर। फिर पॉइंट आता है कौन, अब इसके बाद सिलेंट्रेट्स में आते हैं। तो सिलेंट्रेट में भाई साहब बहुत सारा, अब मान लो पोरीफेरा हो गया। दूसरा वर्ड आता है फाइसिलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाल का मैन ऑफ वॉर। पुर्तगाल का युद्ध मानव, ठीक है, ऐसी कुछ कहेंगे, मैन ऑफ वॉर, युद्ध मानव, युक्त मानव ने युद्ध, युद्ध मानव, ठीक। फाइसिलिया का एग्जांपल हो गया। फिर आ गया हमारे पास में हाइड्रा, ठीक, ऑबेलिया, एडम्सिया, एडम्सिया, ऑरेलिया यानी जेलीफिश, रीलिया, ऑरेलिया, जेलीफिश, हाइड्रा, एडम्सिया, ऑरेलिया। और इसके बाद जो अगला पार्ट आता है हमारे पास में, ऑरेलिया के बाद में ओबेलिया, ओबेलिया, ये पार्ट आता है। फिर इसमें एक और आ सकता है मेएंड्रीना, ब्रेन कोरल जिसे अपन कहते हैं, है ना। तो ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है, बढ़िया रिवीजन करना है, जहां पर नहीं बने फिर बताओ, ठीक। ये 2 पॉइंट हो गया। इसके बाद टीनोफोरा का आ जाता है प्ल्यूरो, ब्रैंकिया, टीनो प्लाना, ये टीनोफोरा का है। प्लेटी हेलमिंथिस में क्या आएगा, प्लेटी हेलमिंथिस में आ जाएगा टीनिया, सोलियम, ठीक है। टीनिया सोलियम के बाद में आ जाता है प्लानेरिया, क्या आ जाता है,
प्लानेरिया। प्लानेरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये एग्जांपल हो गया। और इसके अलावा फिर एक और एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग इसमें, ठीक है, ये हो गया टीनिया सोलियम और प्लानेरिया, ठीक, ये पार्ट यहां पर बन जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास में कौन, टीनिया सोलियम के बाद में जो होता है ये तो हो गया मान लो पोरीफेरा, ये हो गया सिलेंट्रेटा, ये हो गया आपके पास में टीनोपोरा, इसके बाद आ गया प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक। अब ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया, इसके बाद आ गया आपके पास में एस्केल्मेंथेस। जब अपन एस्केल्मेंथेस के दौर पे आते हैं तो हमको 2-3 एग्जांपल पढ़ने मिलता है। एक का नाम होता है राउंड वॉर्म जिसे अपन कहते हैं, तो ये वर्ड आ जाता है एस्कैरिस, एस्कैरिस। इसके बाद आ जाता है एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा इसे अपन कहते हैं। और लास्ट पार्ट पे आ जाता है वूचेरिया बैनक्राफ्टी, वूचेरिया बैनक्राफ्टी, ये एग्जांपल आएगा। इसके बाद है एस्केल्मेंथेस, के बाद में आता है एनलिडा, ठीक है, एस्केल्मेंथेस के बाद में क्या आएगा, एनलिडा। जब अपन एनलिडा की बात करते हैं तो ये याद रखना फेरेटिमा, फेरेटिमा, ठीक, मतलब अर्थवॉर्म जिसे अपन कहते हैं, अर्थवॉर्म, लीच, जोक जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, जोक, लीच, ये पार्ट आ जाता है, लीच इसे अपन कहते हैं, लीच। और सबसे पॉइंट आता है जिसे अपन कहते हैं नेरिस, और दुनिया भर की चीज एग्जांपल में लिखते जाना। एनलिडा के बाद में क्या होगा, एनलिडा के बाद में आर्थ्रोपोडा, दुनिया के एग्जांपल जानते हो, फिर मोलस्का, ठीक है, पाइला, ठीक है, ऑयस्टर, ये पार्ट बन जाएगा। इकाइनोडर्माटा का एग्जांपल क्या आ जाता है, इकाइनोडर्माटा के एग्जांपल में जैसे अपन बनता है कि उनके पास में स्टारफिश, ये सब बन जाएगा। हेमिकॉरिटा में क्या होगा, बेलनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। कॉरिटा का तो फिर अपन पढ़ने वाले हैं, सबको एक बार पढ़ लोगे, कहानियां बना लोगे, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उसके लिए भी ध्यान से पढ़ने मिल जाएगा, सारी कहानियां उसको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जब भी आपको इसको पढ़ना है तो ऐसे पूरे तरीके से मिला मिलाकर पूरा कॉन्सेप्ट बनाइए, एग्जाम्पल लिखिए, सब कुछ लिखिए, जो जो लिख सकते हो सब कुछ लिखो, मतलब डायग्राम आपके हिसाब से सब बनना चाहिए, ठीक। चलो, तो मुझे उम्मीद है अब आप इस बात को बना लेंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है, कहाँ पे क्या क्या दिक्कत करना है, कहाँ पे क्या क्या चीजें स्टार्ट करनी है, सब बताइए, इसमें पॉइंट को अपन कंप्लीट कर देते हैं, ठीक। पूरा टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यूनिक फीचर्स, मुख्य लक्षण जो एनसीईआरटी ने बता रखे हैं, आइए उसके मुख्य लक्षण को देख लेते हैं। तो परिसंचरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, संगठन की स्तर के ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, समिति के ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, गुहा के ऊपर नहीं है, खंडीकरण के नहीं है, पाचन, परिसंचरण और श्वसन। देखो पाचन, देखो यहां पर ये शुरू हुआ, कहां से पाचन शुरू हुआ, देखो पाचन कहां शुरू हुआ है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस तक अपूर्ण था, उसके बाद मतलब अगर आप लिखोगे तो एस्केल्मेंथेस से लिखोगे, ठीक है। तो आपको लिखना है पूर्ण वाला किससे पास प्रेजेंट है, एस्केल्मेंथेस के बाद। परिसंचरण तंत्र उपस्थित कहां से है, याद रखना आपको सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है वो ऐसा है, एस्केल्मेंथेस। ये एस्केल्मेंथेस से स्टार्ट हुआ है, कौन, पाचन तंत्र। एनलिडा से स्टार्ट हुआ है परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होगा, आर्थ्रोपोडा से देखो, ये आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट हुआ, ये उत्तर, ठीक है, उपस्थित है, पूर्ण उपस्थित, ठीक, ये पॉइंट यहां पर बन जाता है। तो एस्केल्मेंथेस में जो है सेगमेंटेशन जो है वो पाया जाता है पूर्ण रूप से, पाचन तंत्र जो है दिखाई जाती है, एस्केल्मेंथेस की खोज, ठीक है। एस्केल्मेंथेस जो होता है वो उसके पास अनुपस्थित था, एनलिडा के पास प्रेजेंट था, क्या, परिसंचरण तंत्र। आर्थ्रोपोडा जो है अमंगल अंग तंत्र, जो आर्थ्रोपोडा है उसके पास भी एक चीज उपस्थित, इसका नाम श्वसन तंत्र है। सबके पास अपना अपना क्वांटिटी के आधार पर चीजें होती हैं। अब पॉइंट आता है विशेष लक्षण की, शरीर के हर पॉइंट पे विशेष लक्षण क्या बनेंगे। अगर आप इसको देखो तो बाकी सब कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता ही नजर आएगा। अगर मोलस्का से पहले अंग तंत्र है तो मोलस्का के बाद के सारे अंग तंत्र रहेंगे। अगर द्विपाद समिति उसके बाद अरे एक जगह पे मिलेगा इकाइनोडर्माटा में, बाकी सब जगह डाइकॉट लिखा हुआ है, बाकी सब जगह द्विपाद समिति द्विपाद समिति द्विपाद समिति। प्रगुही आप जान ही रहे हैं भाई, प्रगुहा वाला कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि गुहा जो है इनके पास अनुपस्थित सब कुछ रहता है। कूट प्रगुहा होती है हमारे पास में एस्केल्मेंथेस में, बाकी सब में उपस्थित करते हैं, ठीक। इसके बाद अनुपस्थिति, ठीक है, ये अनुपस्थिति आप देख ही रहे हो उसमें, सबके पास खंडी बॉन अनुपस्थित रहेगा, केवल उपस्थित रहेगा किसके पास में, कॉरिटा के पास में,
किसके पास में? कॉर्डेटा के पास में रहेगा सेगमेंटेशन। फिर पाचन तंत्र, बाकी सब में पूर्ण, परिसंचरण तो ऊपर, श्वसन तंत्र ऊपर जो होता है वो सब चीज वहां पर से इंपॉर्टेंट तरीके से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब अगर आप पॉइंट आता है मुख्य लक्षण में कि मुख्य लक्षण है क्या, कैसे हम इसको निकालते हैं, तो मेन पॉइंट ये होता है कि मुख्य लक्षण रहेगा क्या। पोरीफेरा में सब कुछ पता है कि भाई बाह्य कंकाल, कवक, प्राचा उपस्थित होता है, इनके पास बाह्य कंकाल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट रहता है? बाह्य कंकाल प्रेजेंट रहता है और कवक प्रायः उपस्थित होने पर मिलता है कवच जो होता है बाह्य कंकाल। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास में जिसे अपन कहते हैं कि जैसे बाह्य कंकाल मोलस्का का है। ठीक है, अब अगर अपन यही पोरीफेरा से स्टार्ट करें तो पोरीफेरा का मतलब शरीर में छिद्र है और इसके पास में नाल तंत्र है। ये दोनों लाइन भूलना मत। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल मैंने पढ़ाए हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, लेकिन कम से कम इतना तो याद रखना ही। ठीक है, कि शरीर में छिद्र है, उस छिद्र को पोर कहते हैं, उसके पास नाल तंत्र पाए जाते हैं। नाल का नाम होता है ऑस्टियो ऑस्कुलम स्पॉन्जियोसील। नाल का मतलब होता है ऑस्टियो स्पॉन्जियोसील, ऑस्कुलम याद है, वो प्रेजेंट रहेगा। अब अगर सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया है तो इनके पास में क्या होता है? नीडोब्लास्ट, एक कोशिका, दंश कोशिका उपस्थित है, इसका नाम है नीडोब्लास्ट। इसका नाम क्या है? नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है। टीनोफोरा जो है इसके पास कंकत पट्टिका पाई जाती है, कंकत चलन पट्टिका, ये नीट में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कंकत चलन पट्टिकाएं जो होती हैं, कंकत चलन पट्टिकाएं, ये जो है वो ही है, क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर जिसे अपन कहते हैं कॉम्प्लीट। ठीक है, कंकत पट्टिकाएं। प्लेटिहेलमिन्थेस का चपटा हुआ स्ट्रक्चर जो चूसक रहेगा। ठीक है, किसी भी चीज को जो है वो सक करने के लिए, मतलब किसी चीज को पकड़ने के लिए, सक करने के लिए इसके लिए जरूरी है, जिसका नाम है प्लेटिहेलमिन्थेस। आया एस्केलमेंथेस। एस्केलमेंथेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अनुपस्थित, प्रायः कृमि रूप में, लंबे रूप में पाए जाते हैं। इनके पास लंबे रूप में प्रेजेंट रहता है कृमि के तौर पर। एस्केलमेंथेस परजीवी तौर पर रहते हैं। एनलीडा जो होता है शरीर के वलों की तरह खंडित कर दिया जाता है। ठीक है, एनलीडा जो है वो शरीर खंडों में बटा हुआ रहता है। एनलीडा का, आर्थ्रोपोडा का भी शरीर खंडों में बटा रहता है। ठीक है, तो वो बाह्य कंकाल और काइटनी संधिपाद जो होता है, ये बाह्य कंकाल और काइटनी संधिपाद, मतलब इसके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाहर से कंकाल है और अंदर की तरफ में काइटिन स्ट्रक्चर है। दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है। अब आ गए हम लोग मोलस्का में। मोलस्का में याद रखना मुख्य लक्षण जो है बाह्य कंकाल, कवक प्रायः और उपस्थित होता है। फिर पॉइंट होता है इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में पॉइंट एकदम सीधा सा है बेटा कि जल संवहन और अरीय सम्मिति होती है। ये जल संवहन नहीं, जिसे अपन वाटर कैनल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वो नाल तंत्र है, ये जल संवहन तंत्र है। ठीक है, ये सम्मिति यहां पर जो होता है इस तरह से प्रेजेंट रहेगी। जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्माटा। ये हेमिकोइटा जो है अंग तंत्र जो है वो सब कुछ सेम है, लेकिन हेमिकोइटा कृमि के समान दिखाई देता है। सुंड, कलर तथा धड़ उपस्थित रहेंगे। सुंड, कलर तथा धड़ उपस्थित रहेंगे। लास्ट पॉइंट कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो होता है इनके बेटा पृष्ठरज्जु, खोखली, वृष तंत्रिका तंतु, क्लोम छिद्र अथवा पंख, पाद आदि सब पाया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट तरीके से कवर किया हुआ पॉइंट है। ठीक है, पृष्ठरज्जु, खोखली, पृष्ठरज्जिका तंतु, ग्लोम छिद्र तथा पाद अथवा पाक के जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पॉइंट हमारे हिसाब से बन गया। ठीक है, चीजों को अब अपने हिसाब से कंप्लीट करना है कि कौन सा फाइलम कब पढ़ना है, कौन सा फाइलम कब जाना है। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर हमको पढ़ने का है। अब अगले लास्ट पॉइंट आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब होता है दे हैव ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, दे हैव नोटोकॉर्ड। इनके पास में मुख्य रूप से नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट रहे होंगे ना। ठीक है, तो इनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब वो कहां कैसे क्या प्रेजेंट है इसको अभी हम देखते हैं यहां पर में। ठीक है, चलिए तो अब हम यहां से बात करेंगे कि इनके पास में है क्या। तो जब अगर अपन नोटोकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि अगर मैं कॉर्डेटा को बनाया क्यों, कॉर्डेटा फाइलम नाम बना क्यों, तो कॉर्डेटा का फाइलम जो है मुख्य रूप से नोटोकॉर्ड पे बेस्ड था और नोटोकॉर्ड के आधार पर ही चीजें था। तो आज हम इसका एक बेसिक पार्ट पढ़ेंगे कि नोटोकॉर्ड कैसे हुआ, क्या क्या इसके पास में है, ये कहां पाया जाता है, कौन कौन इसमें आता है, और ये सारा क्लासिफिकेशन आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि कौन है कॉर्डेटा। ठीक, कॉर्डेटा कौन है और इसके पास क्या क्या पाया जाएगा। तो बेसिक पॉइंट है, पहले अपन समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं एक्सप्लेन वाला कॉन्सेप्ट। कॉर्ड में आपको पहले ही क्लियर कर चुका था कि हमारे पास दो कॉर्ड होते हैं, एक नर्व कॉर्ड, एक नोटो कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कॉमन है, नॉन कॉर्डेट्स में भी हो सकता है, लेकिन नोटो कॉर्ड जो है वो सिर्फ कॉर्डेटा में पाया जाता है। आइए पॉइंट आते हैं। प्राणियों में तीन लक्षण मुख्य रूप से होते हैं, जैसे पृष्ठरज्जु, क्या बोला मैंने यहां पर इसे, पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु इज ऑल्सो कॉल्ड नोटो कॉर्ड।
अब नोटोकॉर्ड जो है इसका होना, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु का इसका मतलब होता है डॉर्सल, डॉर्सल यानी पीछे की तरफ में, खोखली तंत्रिका रज्जु का मतलब होता है डॉर्सल एंड हॉलो, हॉलो यानी खोखली, और तंत्रिका रज्जु का मतलब होता है नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नर्व कॉर्ड तो नॉन कॉर्डेट्स में भी हो सकती है, बाकी जो 10 फाइलम तुम पढ़े हो ना उनमें भी हो सकता है, लेकिन डॉर्सल और हॉलो नहीं है। उनका जो है, जैसे हमारे पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पृष्ठ का मतलब पीछे, डॉर्सल मतलब पीछे साइड है। अब जानवर अगर ऐसा लेटा हुआ है तो उसका पीछे ऊपर पड़ेगा, और हमारा ये जो है ये सामने वेंट्रल है, तो आप चाहे इसे सामने और आधारीय बोलो या आप इसे पृष्ठीय या पीछे वाला बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो ये डॉर्सल है और ये वेंट्रल है। तो डॉर्सल साइड पे पीछे की तरफ का जो भाग होता है उधर पृष्ठ रज्जु हम में है। नॉन कॉर्डेट्स जो बाकी 10 फाइलम बताया उनके पास में भी पृष्ठ रज्जु की जगह ये मतलब नर्व कॉर्ड हमारा पीछे है, उनका नर्व कॉर्ड सामने की तरफ में था, और कुछ और खास अंतर थे लेकिन था जरूर। तीसरा, युग्मित ग्रिसनी क्लोम छिद्र, पेयर्ड स्लिट गिल्स, फेरेंजियल स्लिट गिल इसे अपन कहते हैं कि फेरेंजियल मतलब ग्रसनी वाले जगह पे कुछ छेद है जिससे वो सांस लेते अंदर बाहर आदान प्रदान कर सकते थे। ये 3 प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मेन बड़ा फीचर है कि किसी भी कॉर्डेटा में अगर देखा जाए कि कॉर्डेटा में क्या हो सकता है। बाकी सारी चीज तुम्हें पता है कि ये त्रिकोरकी होते हैं, ये सिलोम वाले होते हैं, द्विपार्श्व सममिति होती है, अंगतंत्र इस तरह का संगठन होता है, ये बात सबको पता है, खंडीकरण भी इनमें होता है। तो ये 5 पॉइंट तो मैंने ऐसे बेसिकली तुम्हें याद करा दिए। मुख्य लक्षण ये 3 ही है इनके पास में कि इनके पास में पृष्ठ रज्जु रहेगा, नॉन कॉर्डेट्स के पास में पृष्ठ रज्जु नहीं था। दूसरा मेन गुण कि इनके पास में डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, पृष्ठ खोखला तंत्रिका रज्जु है इनके पास, फिर कंपेयर कर दूंगा मैं। और लास्ट पॉइंट, युग्मित ग्रिसनी क्लोम छिद्र है, मतलब इनके पास में पेयर्ड स्लिट गिल्स प्रेजेंट है, ये तीसरा गुण है। आइए डायग्राम की तरफ में देखते हैं। ये सब अब ये शॉर्टकट देखो, द्विपार्श्व सममिति के होंगे, ये तो आप जानते ही हैं, त्रिकोरकी होते हैं बता चुका हूं, प्रगुही होते हैं बता चुका हूं, तो ये पॉइंट का तो कोई खास मतलब अभी है ही नहीं। ठीक, फिर अंगतंत्र इस तरह का संगठन है, जान चुके हैं, ये तो अपन एज ए ट्रिक हम पढ़ लिए हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं। इनमें गुदा पश्च पुच्छ, ये भी एक बात आती है, गुदा के पीछे पूंछ होती है जो नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता। गुदा का मतलब एनस के पीछे वाले भाग में, एनस के ऊपर जहां से मल निकलता है उसके ऊपर में आपने बंदर को देखा, गाय को देखा, भैंस को देखा। मनुष्यों में पूंछ आजकल खत्म हो गई, लेकिन बाकी लगभग सभी मैमल्स में है। आप देखना जितने भी स्तनधारी जितने भी कॉर्डेटा होते हैं लगभग पूंछ जैसी संरचना सबके पास पाई जाती है, चाहे वो मछली हो चाहे कोई भी। लगभग जितने भी कॉर्डेटा होते हैं सबके पास में गुदा के पीछे एनस जो छेद है जहां से मल निकलता है उसके ऊपर में पूंछ जैसी संरचना जरूर पाई जाएगी। और बंद परिसंचरण तंत्र होता है, तो बंद परिसंचरण तंत्र तो खैर बहुत लोगों के पास में था, लेकिन पहला गुण ये, दूसरा गुण ये, तीसरा गुण ये और चौथा गुण ये चारों गुण बिल्कुल भी किसी और के पास में प्रेजेंट नहीं था, मतलब नहीं था। सो फिर से एक बार मैं आपको हिंट कर दूं कि आपसे पूछा जाए कॉर्डेटा के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, आप कहेंगे दे हैव पृष्ठ रज्जु, जिनके पास नोटोकॉर्ड है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इनके पास और क्या, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है। इन दोनों में अंतर क्या है अभी थोड़ी देर में हम समझ जाएंगे। युग्मित ग्रिसनी क्लोम छिद्र है, जैसे आप जानते हैं ये हमारा मेरुदंड है, ये पीछे की जो हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, ये मेरुदंड, हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। और इसके अंदर ही अंदर जो है ना स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब नर्व वाला भाग, तो हड्डी के अंदर नर्व कॉर्ड होता है, वैसे इनके पास में भी है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरकी, प्रगुही, ये बात तो मुझे अभी उम्मीद है कि अब इसको बताना तो नहीं पड़ेगा तुमको। फिर आया गुदा पश्च पूछ, ये 4 मुख्य लक्षण है किसी भी कॉर्डेटा के। अब देखो जैसे कॉर्डेटा का डायग्राम दिख रहा है आपको, तो भ्रूणीय अवस्था की बात चल रही है, मान लो भ्रूणीय अवस्था की बात चल रही है कि भ्रूण में क्या क्या पाया जाएगा, तो मान लो ये स्ट्रक्चर है किसी का। सबसे ऊपर की तरफ में ये नर्व कॉर्ड है, इसे अपन कहते हैं तंत्रिका रज्जु, दिखाई दे रहा है आपको, तंत्रिका रज्जु खोखला है पृष्ठ भाग में। उसके जस्ट नीचे डायग्राम को देखो, नोटोकॉर्ड का मतलब हो गया पृष्ठ रज्जु,
पृष्ठ रज्जु, ये भाग हो गई। इसके बाद तीसरी चीज जो मैंने आपको बताया, ये गिल स्लिट है, ग्रिसनी छिद्र जिसे अपन कहते हैं, क्लोम छिद्र हिंदी में कहेंगे इसको, ठीक है, इसे हम हिंदी में कहेंगे क्लोम छिद्र, ये हो गया क्लोम छिद्र। फिर पॉइंट है पोस्ट एनल पार्ट, मतलब पूंछ, ये पूंछ इनके पास में है, गुदा के पीछे पूंछ है, ये चार चीज आप इसमें देख सकते हैं, ये नोटोकॉर्ड होते हैं, ठीक। ऐसी संरचना आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये भी वही स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें दूसरे तरीके से दिखाई दे रहा है। पीछे की तरफ में डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल यानी पृष्ठ सतह पर है, हॉलो का मतलब खोखला है, इस पॉइंट को इतनी बार पढ़ो कि याद हो जाए। और कैसा नर्व कॉर्ड, मतलब नर्व का मतलब होता है तंत्रिका, नर्व का मतलब तंत्रिका, 9th-10th में पढ़े हुए तुम लोग, ठीक है। नर्व का मतलब होता है तंत्रिका, रज्जु। उसके जस्ट नीचे पतला सा यहां पर दिख रहा है नोटोकॉर्ड, पृष्ठ रज्जु, वही संरचना है। तुम दो बार समझ के, डायग्राम इसलिए डाल देता हूं ताकि डायग्राम देख देख के तुम्हारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा। गिल स्लिट, ये गिल्स है जहां से गैस का आदान प्रदान होगा, और वहां पर फेरेंजियल गिल स्लिट, मतलब इसे अपन आप कहेंगे ग्रिसनी क्लोम छिद्र, क्लोम यानी होता है गिल्स, और ये हो गया छिद्र वाला भाग। तो हो गई कहानी खत्म, बाकी सब कुछ तो है ही है, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। और ये हो गया पोस्ट एनल टेल, ठीक है। एनल के बाद में मतलब होता है पश्च गुदा, गुदा मतलब एनस, और टेल का मतलब क्या होता है पूंछ। हो गई कहानी हमारी खत्म इतने में, ठीक। ये चार चीज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी कॉर्डेट्स का। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि रज्जु की मतलब कॉर्डेट्स जो लिखा हुआ है और उसमें नॉन कॉर्डेट में क्या होता है। तो जितनी चीज मैंने बताई है ये कॉर्डेटा है, और अरज्जुकी का मतलब होता है नॉन कॉर्डेटा। तो जो मैंने आपको कॉर्डेटा में बताया है वो सारी चीज नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती, तभी तो कॉर्डेटा कॉर्डेटा है ना। आइए थोड़ा सा उसी चीज को पॉइंट बना लेते हैं। इनके पास मतलब कंपेयर करके पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। इनके पास पृष्ठ रज्जु उपस्थित रहता है, मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है पीछे ही भाग में, लेकिन है पॉजिटिव एंड का मतलब होता है प्रेजेंट, है ना। ये तो अब तुम समझ ही गए होंगे। इसके जस्ट बाजू में अरज्जुकी है, तो क्यों रहेगा, अनुपस्थित है, अनुपस्थित है इनके पास, नोटोकॉर्ड नहीं है, तभी तो ये नॉन कॉर्डेट्स है। बाकी टोटल जो 10 फाइलम है, अरज्जुकी कौन है, वो 10 फाइलम जो शुरू में हमने पढ़ा है, कहां से कहां तक, पोरीफेरा से लेकर, पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, हेमिकॉर्डेटा तक, ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स, यही सारे क्या है, नॉन कॉर्डेटा है। 10 फाइलम, और आखिरी फाइलम जो कॉर्डेटा है वो ये 11th फाइलम। तो पहला अंतर किसका हुआ, पृष्ठ रज्जु का। दूसरा अंतर वही दिखाई दिया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब वही न्यूरल सिस्टम, और वो कहां पर है, पृष्ठीय भाग में। पॉइंट याद रखना, मैं अभी कंपेयर करता हूं दोनों में क्या अंतर है, पृष्ठीय है। दूसरा मैंने कहा खोखला भी होता है, हॉलो भी है, और एकल होता है, एक सिंगल रहेगा हमारे पास में, सिंगल अकेला, हमारे पास एक ही हड्डी है, पीछे ऐसा पाया, लंबा पाया जाएगा यहाँ पर। और तुम कॉकरोच पढ़ोगे ना तो तुम्हें अभी मतलब इसके बाद वाला चैप्टर तो मैं कॉकरोच ही तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो कॉकरोच में आओगे तो पता चलेगा कि कॉकरोच वाला चैप्टर में कि इनके पास ना गैंग्लियन दो गुच्छा पाया जाता है, और इनके पास में, लेकिन हमारे पास एक ही गुच्छा है, हमारे पास एकल है, और अंदर से खोखला होगा, हॉलो, और पृष्ठी यानी पीछे भाग में पाया जाएगा। लेकिन अगर मैं यही कंपेयर करूं अरज्जुकी के साथ, नॉन कॉर्डेट्स मतलब बाकी के 10 फाइलम कैसे हैं, तो एकदम अंतर। अगर ये खोखला है तो वो सॉलिड ठोस रहेगा, ये एकल है तो वो दोहरा रहेगा, ये पीछे था तो सामने रहेगा, अधर तल पे रहेगा, यही मेन डिफरेंस है। तो इनके पास में केंद्रिका तंत्र अधर तल में, मीन्स वेंट्रल। बच्चे ये अधर और उसमें भूल जाते हैं, अब तो बोले आगे पीछे, अधर क्या होता है यार, अब हम खड़े होने लगे तो हमारी गलती ना, पहले तो ऐसे लेटे हुए होते अपन, बाकी सारे जानवर तो ऐसे लेटे हुए हैं, तो सामने की तरफ का भाग जो है अधर कहलाता है, और पीछे का भाग पृष्ठ कहलाता है। अपने आप को नहीं, मछली को इमेजिन करो ना, कॉकरोच को इमेजिन करो ना, तो ऐसा लेटा हुआ रहेगा, तो उसका नीचे वाला भाग क्या है, ये अधर है, और ऊपर वाला भाग क्या, पृष्ठ, वेंट्रल डॉर्सल। तो हमारे पीछे में है, उनके सामने में है, आगे की तरफ वेंट्रल में, अधर तल में। आगे पीछे नहीं, डॉर्सल वेंट्रल पढ़ना, अधर और पृष्ठ, पृष्ठ पीछे अधर सामने। ये सिंगल है, वो डबल है, ये खोखला है, वो सॉलिड है, वो ठोस है, दूसरा। और तीसरा
दोहरा होता है। ये मेन कंपैरिजन है जो आपको पढ़ना। ये क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चे कह देते हैं कि क्या मतलब नोटो कॉर्ड और नर्व कॉर्ड में कंफ्यूज जाता है। कई बार क्वेश्चन आएगा कि क्या नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स में होता है, आरज्जुकी में नर्व कॉर्ड होता है? तो बोलेंगे हाँ होता है। ऐसा मत कह देना कि नहीं होता। नोटो कॉर्ड नहीं होता, नोटो कॉर्ड नहीं होता, लेकिन नर्व कॉर्ड रहेगा, लेकिन उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति अलग रहेगी। तो ये परिस्थिति यहां पे लिखी हुई है। फिर पॉइंट आता है ग्रेसनी। ग्रेसनी में क्लोम छिद्र पाए जाएंगे ताकि लोग सांस आसानी से ले लें। ये कहानी क्लियर है। और इनके पास वो छिद्र वगैरह अनुपस्थित रहेगा। इनके पास वो छिद्र वगैरह क्या रहेगा? अनुपस्थित। दैट्स ऑल। के मेन पॉइंट हो गया। अब आता है हृदय के ऊपर में भी सवाल आता है, कभी कभी हार्ट के ऊपर में। हमारा हृदय सामने की तरफ में, मतलब हम कॉर्डेटा, यार अपने आप को कॉर्डेटा कह रहे हैं, तो हमारा हृदय सामने की तरफ में, उनका हृदय पीछे की तरफ। इसको भी मैं तुम्हें कॉकरोच में पढ़ाऊंगा कि कॉकरोच में ऊपर की तरफ, ऊपर यही हुआ ना, वैसे लेट जाऊंगा तो ऊपर हो गया, पृष्ठ सतह, वहां पर हार्ट होता है हमारा सामने की तरफ में। तो हार्ट में भी डिफरेंस है। हृदय हमारा अधर भाग में, हमारा हृदय अधर में है और उनका नर्व कॉर्ड है अधर में। हमारा हृदय जो है अधर में है और उनका नर्व कॉर्ड अधर में। हमारा नर्व कॉर्ड जो है वो पृष्ठ में है और उनका हृदय पृष्ठ भाग में होता है, पीछे वाले भाग में, पृष्ठ भाग में, डॉर्सल साइड में हृदय है। अब हर 10 फाइलम में तो नहीं होता, जिसमें है, जैसे हमारे एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, इन सब में अगर है तो हृदय होगा और अगर नहीं है तो नहीं होगा। लास्ट पॉइंट पे आता है एक और पॉइंट, एक गुदा पश्च पूंछ उपस्थित होती है। इनके पास पूंछ जैसी संरचना हो सकती है, इनके पास पूंछ जैसी संरचना नहीं हो सकती। तो इन 4 बिंदुओं में तुम्हें कंपेयर करना है और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं इसके ऊपर में नीट में कई क्वेश्चन आए हैं, इस पे क्वेश्चन आएगा, 11th में भी कई बार पूछा गया इस टॉपिक के ऊपर में। तो आप इसे बहुत अच्छे से कंपैरेटिवली पढ़ना कि दोनों में डिफरेंस है क्या और इसका मेन मतलब क्या है। नर्व कॉर्ड और नोटो कॉर्ड में डिफरेंस क्या है मैं पहले ही बता चुका हूं। नर्व कॉर्ड ब्रेन से संबंधित है और नोटो कॉर्ड हड्डी से संबंधित है। हमारे पास हड्डी के अंदर ही नर्व कॉर्ड होता है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये हड्डी है, इसके अंदर ही नर्व जाती है हमारे यहां। तो हमारा दोनों एक ही में, पर भ्रूणीय अवस्था में दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये कॉर्डेटा का मुख्य लक्षण बन जाता है और इनकी उपस्थिति बहुत मैटर करती है कि कहां पर है। तो आप बिल्कुल याद रखना, मैं भी अंत में रिवीजन एक बार करवा दूंगा कि नोटो कॉर्ड और नर्व कॉर्ड में डिफरेंस है। इनकी पोजीशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमारा हृदय, अरे खुद से पढ़ो, सामने की तरफ में है तो आरज्जुकी का पीछे की तरफ में। वहां सामने पीछे मत पढ़ना, आप ऐसा पढ़ना, ये अधर तल है तो ये जो है पृष्ठीय तल है। फिर इसका जस्ट अपोजिट है नर्व कॉर्ड। हमारा नर्व कॉर्ड पीछे है तो उनका नर्व कॉर्ड सामने की पृष्ठ तरफ है तो अधर। हमारे पास पूंछ पाई जाती, उनके पास पूंछ नहीं होती। हमारे पास ग्रेसनी की स्लिट होती है, उनके पास नहीं होती। हमारे पास नोटो कॉर्ड होता है, उनके पास नहीं होता। तो इस तरह से कॉर्ड एंड नॉन कॉर्डेट्स का डिफरेंस करते हैं। अब ये जो कॉर्ड नोटो कॉर्ड है सबके पास समान तरीके से नहीं होती, सबके पास में एक जैसा प्रेजेंट नहीं होता है, एक ही प्रकार का नहीं प्रेजेंट है। तो हम इसकी उपस्थिति और लोकेशन और जिंदगी भर इनकी जो परिस्थितियां हैं उस आधार पर हम इसको 3 भाग में बांटते हैं। तो अब हमारे पास संघ कार्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित होता है सब फाइलम में। इन्हीं सब फाइलम में पहले एक था हेमिकॉर्डेटा, आजकल उसे अलग कर दिया गया है। पहले इन्हीं 3 फाइलम में से चौथा फाइलम वो भी था जिसे अपन हेमिकॉर्डेटा कहते थे, बट अब उसके पास कॉर्डेटा है नहीं। तो अब हम सिफेलो इसको 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज यूरोकॉर्डेटा। पहला क्या है? यूरोकॉर्डेटा, जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, इसका अपना एक अलग फीचर होगा। दूसरा आता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा ये दूसरा नाम आता है। और तीसरा नाम आता है वर्टिब्रेटा। तीनों का नाम उनके कार्यों के अनुरूप रखा गया है। तीनों का एकदम जो नाम है वो उनके कार्यों के अनुसार रखा गया। जैसे मान लो हमारे पास पहला कार्य हो गया यूरोकॉर्डेटा। अब यूरो क्यों कहते हैं, ट्यूनिकाटा क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। सिफेलो क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है। और जो ये वर्टिब्रेटा है वो भी क्यों कहते हैं, वो भी एक रीजन है। बेसिक है। देखो तो सबसे पहला आ गया सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा, ये उसका डायग्राम है। सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा तीसरा डायग्राम है। तीनों में एकदम बेसिक सा पॉइंट है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को
ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, कॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ठीक, यूरोकॉर्डेटा, इसी का नाम होता है ट्यूनिकेटा। इन तीनों का आधार जो है ना बहुत बेसिक है, और ये आधार कुछ ऐसा है कि नोटोकॉर्ड है लेकिन पूरी बॉडी में नहीं है, सिर्फ टेल में है, पहले में, दूसरे का पूरी बॉडी में है, और तीसरे का किसी और रूप में बदल जा रहा है। तीन अलग अलग नाम है, तीन अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर। तो सबसे पहला मान लेते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। इसमें पाई जाती है लार्वा की पूंछ में। एडल्ट में भी एब्सेंट है। कब बोला? वो सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट है, वो भी लार्वा में कहां? लार्वा की पूंछ में, लार्वा में और लार्वा की पूंछ में बस प्रेजेंट है, बाकी सब में कहीं नहीं है। ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं। इसका लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, इसका मतलब क्या होता है? एडल्ट में क्या रहेगा? एडल्ट में एब्सेंट, बाकी सब में एब्सेंट है, जीवन भर भी नहीं है। एक तो पूंछ में है, ऊपर से जीवन भर भी नहीं है, शुरू में था उसके बाद खत्म। ये पहला पॉइंट हो गया। ये सभी समुद्री और एक्सक्लूसिव मैराइन, मतलब ये सब समुद्री ही रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आएगा तो यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल जो आता है, ये सल्पा, ये स्पेशल पानी वाली मछली, ये सल्पा जिसे अपन कहते हैं, और डोलियम जिसे अपन कहते हैं दूसरा है। सिडिस, यूरोकॉर्डेटा का सीडिया, सेल्पा और डोलियम, डोलियोलम जिसे अपन कहते हैं। तो तीन एग्जाम्पल हो गए हमारे पास में। पहला एग्जाम्पल हमारे पास में सीडिया, सेल्पा और डोलियोलम। डोलियोलम तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास में हो गया। अब ये एग्जाम्पल याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादा मसला नहीं है। सल्फा, डोलियोलम, ये दो याद रख लेना। ये दोनों यूरोकॉर्डेटा होते हैं, और यूरोकॉर्डेटा के कहने के पीछे रीजन क्या है कि इनके लार्वा अवस्था में इनके पास टेल पाई जाएगी, और टेल में कॉर्डेट्स रहेंगे, उसके बाद एब्सेंट। सब फाइलम का दूसरा वर्ड आता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा के पीछे रीजन क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा एकदम बेसिक सा पार्ट आता है कि इनके पास जो नोटोकॉर्ड है, पृष्ठरज्जु, वो जीवन भर उपस्थित रहेगा, और पूरे शरीर में है, ना सिर्फ पूंछ में। कंपैरिजन करना, उसके पूंछ में था और सिर्फ लार्वा अवस्था में था, इनके पूरे शरीर में है और जीवन भर रहेगा। सुनना ध्यान से, सिफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक रहेगा, सिर से पूंछ तक रहेगा, और जो जीवन के अंत तक बनी रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ, जब तक उनका जीवन चलेगा तब तक पाया जाएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस बता दिया मैंने, याद रखना, ये मेन पॉइंट है। सिफेलोकॉर्डेटा जो दूसरा कॉर्डेटा आता है, उसके पास में कहानी हुई कि इनके पास में पाया जाएगा पूरी अवस्था में, सिर से लेकर पूंछ तक, ना सिर्फ पूंछ में, सिर से लेकर पूंछ तक पूरे में, और पूंछ सिर से लेकर पूंछ तक है तो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि इनके पास में जीवन के अंत तक बनी भी रहेगी, जब तक जीवन है तब तक ये बनी रहेगी। ये सभी समुद्री प्राणी हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें एग्जांपल आ जाता है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे अपन एम्फियोक्सस कहते हैं या लैंसलेट कहते हैं। ये एम्फियोक्सस आपने देखा होगा, बेसिक है, ये बहुत कॉमन, मतलब डिस्कवरी में आपने देखा होगा कि एम्फियोक्सिस एक विशेष प्रकार का मछली जैसा दिखाई देता है, इसे हम सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है कि सिफेलोकॉर्डेटा को हम पढ़ते हैं एम्फियोक्सिस में। किसमें पढ़ते हैं? एम्फियोक्सिस में, एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। और ये एक ही बात पूछी जाती है जो नीट हमेशा एग्जाम में, वो यही है कि इनके पास कॉर्ड कैसा है, सिर से लेकर पूंछ तक और पूरे जीवन में है। यूरोकॉर्डेटा का क्या काम है? सिर्फ पूंछ में है और एडल्ट लार्वा बस में रहेगा, एडल्ट जैसे ही खत्म हुए उसके बाद खत्म। अब तीसरा जो आता है, तीसरा, ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि इसमें आ गए हमारे पास में वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा नाम ही अपने आप में सब कुछ बता रहा है कि इनके पास में जो नोटोकॉर्ड है ना, पृष्ठरज्जु जो था ना, वो सिर्फ भ्रूणीय अवस्था में था। जैसे ही ये बड़े हुए, एडल्ट में कन्वर्ट हुए, इनका पृष्ठरज्जु कन्वर्ट हो गया किसमें? पृष्ठरज्जु कन्वर्ट हो गया वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड में कन्वर्ट हो गया। तो वर्टिब्रेटा का मतलब, ध्यान से सुनना, कशेरुकी संघ में प्राणियों में पृष्ठरज्जु केवल और केवल भ्रूणीय अवस्था में पाया जाएगा, पहली जरूरी बात। लेकिन इसका मतलब नहीं कि खत्म हो जाएगा, किसमें बदलेगा?
वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल वाला या उपास्थि वाला मेरुदंड में परिवर्तित हो जाएगा। ये मेजर डिफरेंस हो गया। मेजर डिफरेंस क्या निकल कर आया कि इनका जो भ्रूणी एम्ब्रियोनिक स्टेज, अच्छा जरूरी नहीं है वो लार्वा अवस्था ही आए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनके पास में पाया जाएगा। एक स्टेज ये हो गया और दूसरा स्टेज जो है इनके पास में हो गया एडल्ट। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या निकल कर आया? इन दोनों के पास में मेजर डिफरेंस जो निकल कर आया वो ये था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के पास में इनके पास में था मिया नोटोकॉर्ड, ठीक, ये प्रेजेंट था। अब नोटोकॉर्ड बदल गया, एडल्ट वाले किस कंडीशन में पहुंच गया? जब वो एडल्ट बना तो एडल्ट बनते ही वो कन्वर्ट हो गया नोटोकॉर्ड से किस में? नोटोकॉर्ड से कन्वर्ट हो गया वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, इसे हिंदी में कहते हैं मेरुदंड। अब ये मेरुदंड हो सकती है किसी किसी में उपास्थि की होती है और किसी किसी में अस्थि की होती है, इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। कशेरुकी रज्जुकी भी होते हैं किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। अब ये लाइन थोड़ा सा जरूरी हो जाती है। कहने का मतलब क्या बोला हमने? जो रज्जुकी है, जो कशेरुकी है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है वो रज्जुक से पैदा हुए, वो कॉर्डेट वाले हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। इसका यह मतलब है कि जितने भी वर्टिब्रल कॉलम पैदा हुए हैं वो किससे पैदा हुए? रज्जुकी से पैदा हुए हैं। समझ आ रही बात? तो जितने भी कशेरुक वाले हैं, ठीक है, कशेरुकी रज्जुकी भी है। आप वर्टिब्रल को वर्टिब्रेटा बोलो, एक कॉर्डेटा में भी आएंगे, ठीक है, लेकिन सभी कॉर्डेटा थोड़ी ना वर्टिब्रल कॉलम बना लिए, कुछ सिफेलो में भी तो आ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो उसमें भी तो कन्वर्ट हो जा रहे हैं यूरोकॉर्डेटा में। ये कुछ वैसा ही है कि देखो एक ग्रुप हुआ कि 12वीं बच्चे हैं, दे ऑल आर कॉर्डेट्स, सबने बायो लिया, 12वीं हो गए। अब किसी ने बायो बस 12वीं तक लिया और खत्म हो गया, डॉक्टर ही नहीं बन पाए, ये होगा मान लो यूरोकॉर्डेटा। सिर्फ 12वीं तक लिए थे, पूंछ तक प्रेजेंट था, उसके बाद खत्म। फिर कुछ लोग बायो लिए, बीएससी एमएससी कुछ किए, जो भी किए, उनके जीवन पर्यंत उनके पास बायो था और वो सिर्फ बायो ही पढ़े, ठीक है, सिर्फ बायो ही पढ़े और वो एमएससी बीएससी जो कुछ भी किए। एक ये हो गया, ये मान लो कि सिफेलोकॉर्डेटा हो गया, ठीक है, मतलब उनके पास नोटोकॉर्ड है, पूरे जीवन भर है, पूरी बॉडी में है, हर जगह, लेकिन है, छोड़ा नहीं उन्होंने। कुछ लोग उनके पास उन्होंने अब बायो को क्या किया? बायो को पढ़ा, मतलब अपना पढ़ा, और जैसी एडल्ट स्टेज में उन्होंने कुछ और बदल दिया, उसको बदल दिया, मतलब बायो था, बायो में मान लो बायोकेमिस्ट्री कर लिया, बायोटेक्नोलॉजी कर लिया, साइंटिस्ट बन गए, जो कुछ भी किया हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये दूसरा स्टेज जो आया, बायो पढ़ा, बायो के साथ और भी कुछ कंप्लीट कर लिया, तो उन्होंने अपने पृष्ठ रज्जु को वर्टिब्रल कॉलम में बदल दिया, ये वर्टिब्रेटा हो गए। तो जो वर्टिब्रेटा बने हुए हैं वो कॉर्डेटा से ही बने हुए हैं, तो जितने भी रज्जुकी हैं वो सब कॉर्डेटा के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं बने ना, इनमें से कुछ लोग यूरोकॉर्डेटा भी बन गए और कुछ लोग सिफेलोकॉर्डेटा भी बन गए। तो यहां पर एक लाइन वही आती है कि ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा, मतलब जितने भी वर्टिब्रेटा बने हैं वो कॉर्डेटा ही थे, इसलिए उससे बने हैं। लेकिन हर कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ यूरोकॉर्डेटा भी है और कुछ सिफेलोकॉर्डेटा भी। दैट्स ऑल। ये लाइन बहुत जरूरी है, पॉइंट वाइज अपने दिमाग में पढ़ के रखना इसको, ठीक। उसके बाद कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ के हृदय पाए जाएंगे। पेशी अधर हृदय रहेगा, ये हृदय की बात हम करेंगे। मछलियों में अलग प्रकार का है ना, और रेप्टाइला में, सरीसृप में अलग प्रकार का, फिर अपन इसको आगे जब डिटेल करेंगे तो समझ में आएगा ये सब बात। और सबसे लास्ट में वृक्क उत्सर्जन का काम करेगा किडनी के लिए, और जल संतुलन का कार्य करता है। तो मतलब वही है कि वृक्क का काम उत्सर्जन है और वाटर को बैलेंस करने का काम ये हमारे शरीर में कोई करता है, तो वो काम करता है कौन? हमारा वर्टिब्रेटा में किडनी। तो ये पार्ट हमारे हिसाब से आ जाता है और इस चीज को हम डिटेल में पढ़ते रहते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो वर्टिब्रल कॉलम जो होगा, वर्टिब्रेटा एक आखिरी पार्ट आएगा, और इस वर्टिब्रेटा को हम पूरे तरीके से डिटेल करेंगे, पूरी कहानियां पढ़ेंगे, तो ये फिर हमारी लास्ट क्लास अंत वाली हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम एक
क्वेश्चन बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, या तो फिर वो आखिरी क्लास हमारी होने वाली है। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखना है। फिर सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम डिटेल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज मैंने आप लोगों को क्या बताया, आज सबसे पहले 10 के 10 फाइलम का रिवीजन कर लिया हम लोगों ने, और 10 फाइलम का रिवीजन करने के बाद 11वें नंबर के फाइलम का बेसिक हमने पढ़ लिया कि नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, कॉर्डेटा होते क्या हैं, किस बेसिस में हमने कॉर्डेटा बनाया, कॉर्डेटा का आधार क्या है, और होप सो आप इस बात को एकदम रट गए होंगे, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग ये इसके बारे में बात करेंगे। सो 1 मिनट रिवीजन आज मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आज आप लोगों को रिवीजन करा दिया पूरे फाइलम का, उसके मुख्य मुख्य गुणों को एकदम अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप एक वाला ये जो पार्ट है आप इसे रिवीजन करना चाहो तो आप इसे बढ़िया से पढ़ लेना। ये जो सब मैंने करवाया है इन सब के ऊपर में आप बढ़िया एग्जाम्पल याद कर लेना। जितने भी पोरीफेरा के एग्जाम्पल हैं, जैसे शरीर में छिद्र और नाल तंत्र, ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोरीफेरा का। सिलेंट्रेटा निडारिया का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर नीडोब्लास्ट और दंश कोशिका है। इसके बाद पोरीफेरा का टीनोफोरा का कंकट चरण पट्टिकाएं, वो जो कॉम्प्लेट था। प्लेटीहेलमिन्थिस का मुख्य एग्जाम्पल चपटा शरीर में चूसक था। इसके बाद एस्केलमिन्थिस का कृमि रूप में रहेंगे, वलय खंडों की तरह खंडित रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा एनेलिडा। बाह्य कंकाल काइटिन का संधिपाद, बाह्य कंकाल काइटिन का बना हुआ, संधिपाद मतलब होता है ज्वाइंट अपेंडेजेस, ये हो गया आर्थ्रोपोडा। फिर हम पहुंचे इकाइनोजर्माटा में, मोलस्का में सॉरी, बाह्य कंकाल है कवच उपास्थिल है, ये भाग हो गया। जल संवहन तंत्र अरीज सम्मिति है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है, ये याद रखना, ये हो गया इकाइनोडर्माटा। फिर कृमि के समान रहेंगे, सुंड कॉलर रहेगा, प्रोबोसिस ग्लैंड रहेगा, ये अब कॉर्डेटा की बात होगी। तो रिवीजन बस आपको ये मुख्य मुख्य चीजों का ही करना है, चीजों को पढ़ना है, चीजों को कहानियों में समझा दिया मैंने। नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन और एक आखिरी पार्ट जो हमारा वो लास्ट क्लास में कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर में, देखते हैं क्या क्या टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। चलिए बच्चा लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बनाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर में नीट में पूछा जाएगा और क्या प्रश्न इसके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन तो जितना बनाओ यार उतना कम है, लेकिन फिलहाल बेसिक क्वेश्चंस को आप जितना बनाते जाओगे उतना ही बेहतर आपके साथ होता चला जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड इनका मुख्य लक्षण है। अब तो आप जान ही गए यार, अब तो खून खौल ही गया होगा कि पृष्ठ रज्जु और नोटोकॉर्ड जिसे हम कहते हैं ये कहां पाया जाता है। ये इतने बार क्वेश्चन हो चुका है, एक आध दो बार कॉपी भी हो गया ये तो, ठीक है। फिर भी एक बार और फिर बनाओ कि ये प्रेजेंट होता है पृष्ठ रज्जु कहां पर, ये प्रेजेंट होता है बेटा डॉर्सल होता है ये, ठीक है, पीछे की तरफ में होता है। और यह आहार नाल कहां पर, आहार नाल एवं इसके बीच में प्रेजेंट होता है नर्व कॉर्ड के बीच में। नर्व कॉर्ड का मतलब होता है तंत्रिका रज्जु के बीच में प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई कार्डेटा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कार्डेटा इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। बेसिक प्रश्न है, लेकिन अब ये टेढ़े कीर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल अब तुमसे तुम्हारा इज्जत भी ले सकते हैं तुम्हारी, समझे, ऐसे प्रश्न है ये। अब अगर ये प्रश्न बना दिए तो मतलब नीट डन हो गया, और अगर नहीं बनाए तो फिर सब कुछ डन हो गया। क्या बचा है फिर? तो बताओ, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दोनों के प्रश्न है। ये चलन अंग है, ये संघ है। किसका, कौन से संघ में, कौन से फाइलम में क्या चलने के लिए अंग होता है, उसके पास मूव लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा होता है, ये बताना है। कूटपाद मतलब स्यूडोपोडिया, इनमें से किसमें होता है। पैरापोडिया, इनमें से किसमें होता है। पेशीय पाद मस्कुलर फुट, इनमें से किसमें होता है। फिन्स, इनमें से किसमें होता है। देखो, कूटपाद जनरली होता है अमीबा में, और अमीबा ग्रुप पाया जाता है प्रोटोजुआ में। तो ए का हो गया थर्ड, ये पहला आंसर हो गया। पैरापोडिया जो है वो जनरली एनलिड्स में प्रेजेंट होता है, ये बात हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी और हम पढ़ लेंगे उसके बारे में। फिन्स जो है वो पाया जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टीज में, मतलब जो उपास्थि वाली हड्डी होती हैं उनके पास पाया जाता है। पेशीय पाद जो होते हैं वो मोलस्का में प्रेजेंट होते हैं। एंड पैरापोडिया एनालिड्स मतलब पैरापोडिया किसमें, नेरिस, एग्जांपल पढ़ा होगा आपने, नेरिस पढ़ाया था ना मैंने, वो क्या बोलते हैं सैंडवॉर्म, फेरेटिमा वाला ग्रुप, अर्थवॉर्म वाला ग्रुप। तो ये आंसर हो गया। तो ए का हो गया बेटा थर्ड, बी का हो गया फोर्थ, ठीक है, सी का हो गया फर्स्ट और डी का हो गया सेकंड। तो दैट्स व्हाई आंसर क्या लगता है मियां, डी आंसर यहां पर सही लग रहा है कि डी आंसर इस प्रश्न का सबसे कतई सही जवाब हो जाएगा अगर आप इस प्रश्न को बनाए तो, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए और इसी को रिवीजन करना बार बार, जितने बार मन करे उतनी बार पढ़िए कि कूटपाद जो होता है वो एनलिड्स में कैसा, मतलब देखो थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये एक अलग चीज है, और उसको हम कैसे बना पाएंगे ये तीसरी अलग चीज है।
तो दूसरी तीसरी सभी अलग चीजों को बार बार बनाकर कमांड लेकर आना है। ठीक है, हमने पहले ये पढ़े हैं, अब इनके ऊपर क्वेश्चन बनाना है। पेपर देखते समय नीट का जो है ना भाई, अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाती है। अब क्यों टाइट हो जाती है? क्योंकि वो ऑप्शन सब मिलते जुलते लग रहे हैं, यह याद ही नहीं आ रहा है, दिमाग में हिंट नहीं कर रहा है, और हिंट नहीं किया मतलब गई भैंस पानी में। तो तुरंत का तुरंत भाई देखो, दिमाग में सब पता है, लेकिन सही समय पे अगर वो चीज नहीं उपयोग हुआ ना, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर उस पॉइंट का, समझे? तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया बना के फिर आंसर बनाओ। अगला पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 3, बिना अपवाद के सभी कशेरुकी की एक सामान्य विशेषता है। क्या विशेषता है बताओ? कशेरुकी, कशेरुकी मतलब समझते हो ना? कशेरुकी मतलब होता है वर्टिब्रेट्स, है ना? अब ये वर्टिब्रेट जो हमने हल्का हल्का पढ़ा है कि वर्टिब्रेट्स जो है वो होते हैं जिनके पास जो है ना लिम्स पाया जाता है, हम बताएंगे इसके बारे में। कशेरुकी वर्टिब्रेट्स जिसे अपन कहते हैं। शरीर सिर गर्दन धड़ व पूंछ में विभाजन होता है, सही बात है। शरीर सही सभी इनका शरीर बाह्य कंकाल से घिरा होता है। कार्यात्मक उपांगों की 2 जोड़ियां उपस्थित होती हैं, सुविकसित खोपड़ी की उपस्थिति होती है। एक सामान्य विशेषता बिना अपवाद के, सिर गर्दन धड़ जरूरी नहीं है पूंछ वगैरह प्रेजेंट हो, बाह्य कंकाल से घिरा हुआ रहता है, ये तो गलत ही बात होती है। कार्यात्मक उपांगों की 2 जोड़ी, ये भी कुछ अपवाद हो सकते हैं। सुविकसित खोपड़ी उपस्थित होती है, ये भी थोड़ा देखने योग्य बात होती है। लेकिन एक बात जो मुझे हम लग रही है वो ये है कि सिर गर्दन धड़ व पूंछ में विभाजन जो है ये कंपलसरी आंसर हो सकता है इस पॉइंट का। ठीक है, प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनना है, जितने बार हो जाए उतने बार पढ़ना है, और फिर प्रश्नों को फिर अपने पॉइंट को बनाना। जैसे एक बार फिर से पढ़ते, कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स मतलब वो जानवर होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड जो है ना वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम समझते हो ना? कशेरुका, उसमें बदल गई। तो जब वो बदली तो कैसे बदल गई भाई? कुछ तो देखा होगा उसने बदलते समय, तो उसमें जब बदला हुआ है तो एक पार्ट होता है, देखो सबके पास जो है ना 2 जोड़ी उपस्थित नहीं होते। जैसे सांप हो गया, उनके पास कहां पैर होते हैं? तो अपवाद हो गया ना, है ना? तो ये यहां पर एक अपवाद हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा इनके पास में, क्या इनके पास आ गया जैसे सुविकसित खोपड़ी। अब खोपड़ी हर किसी के पास थोड़ी ना होती है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनके पास ये चीज प्रेजेंट नहीं रहती है। उपांग मतलब बाह्य कंकाल तो भाई नहीं, हमारे पास तो अंतः कंकाल ना हुआ, हमारे पास जो कंकाल है वो तो अंतः कंकाल है, तो ये आंसर भी नहीं बनेगा यहां पर। ठीक है, अब यहां पर जो है शरीर सिर गर्दन धड़ पूंछ, सबके पास पूंछ भी नहीं होती, तो ये ऑप्शन यहां पर हो सकता है। लेकिन अगर बोला जाए कि स्कल के ऊपर में बात आते हैं कशेरुकी की, तो मतलब ब्रेन प्रेजेंट हो सकता है, तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ हद तक जो है ना खोपड़ी वाला ऑप्शन जो है हो सकता है कि इनके पास जो है ना ब्रेन का कॉन्सेप्ट ये प्रेजेंट रहता है, और ये इसमें हो सकता है। बाकी सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ अपवाद हो सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस कुछ ना कुछ अपवाद वाले हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट जो है वो उसी के साथ मैच करेगा, और वो आंसर डी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कि डी आंसर जो है उसका बिल्कुल सही बनेगा, और वही आंसर एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में बन जाएगा, क्योंकि इनके पास होता है, और उसी के अंदर तो फिर ब्रेन होता है ना, खोपड़ी के अंदर ही तो ब्रेन होता है, तो ब्रेन इनके पास में पाया जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम वाला कॉन्सेप्ट रहेगा ही। अब आ गए चौथे नंबर के प्रश्न को, इसको भी बहुत ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ो और बताओ। निम्नलिखित कथनों को पढ़ो और सही विकल्प को चुनो। सिफेलोकॉर्डेटा अपने संपूर्ण शरीर में जीवन भर पृष्ठ रज्जु धारण करते हैं, क्या ये बात सही है? शरीर में जीवन भर पृष्ठ रज्जु धारण करते हैं। यूरोकॉर्डेटा जीवन भर कशेरुक दंड को केवल अपने पुच्छ में धारण करते हैं, ये बात में से क्या सही है? अब आपने यूरोकॉर्डेटा पढ़ा है कि इनके केवल लार्वा अवस्था में बताया गया है, लार्वा अवस्था में इनके पास पाया जाता है कशेरुक दंड, नहीं कशेरुक दंड नहीं, उनके पास पाया जाता है इनके पास पृष्ठ रज्जु, मतलब नोटोकॉर्ड। दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना, कि देखो ये जो पार्ट होता है भाई ये नोटोकॉर्ड को लेकर है, ये तो कहानी नोटोकॉर्ड को लेकर है, और कशेरुक दंड का मतलब होता है वर्टिब्रल कॉलम। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही, तो मुझे तो ये गलत बात है कि यूरोकॉर्डेटा जीवन भर वो तो रहता नहीं है। एक तो सबसे पहली बात जो है सिर्फ लार्वल अवस्था में रखता है, वो भी सिर्फ पूंछ में, पूरे शरीर में नहीं, और वो भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं, ठीक है, वो क्या रखता है? नोटोकॉर्ड को रखता है, तो इसलिए आंसर गलत हो गया। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा जो है वो संपूर्ण शरीर में सिर से लेकर पीठ तक जीवन भर पृष्ठ रज्जु को रखता है। हमें ये लगता है पहला कथन सही और दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही और दूसरा कथन गलत है, ये आंसर इसके लिए बन जाए क्वेश्चन नंबर चौथा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5वां, मतलब देख रहे हो ना कितना बेहतरीन बेहतरीन सवाल टाइप के सवाल हैं जो एकदम आपका दिमाग में मतलब कॉन्सेप्ट को बैठा देंगे कि जो हमने पढ़ा है उसका मतलब क्या है।
सूची 1 सूची 2 को मिलाते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। वृक्क, वृक्कक जिसे अपन नेफ्रीडियम कहते हैं वो किस में पाया जाएगा। मेलपिघन नलिका किस में पाई जाएगी, है ना। प्रोटोनेफ्रीडिया किस में पाया जाएगा। वृक्क यानी किडनी किस में पाई जाएगी, बताया जाए। देखो एक बात सही है भाई कि देखो वृक्क जो है वो शार्क में पाया जाएगा, क्योंकि भाई शार्क जो होता है ना वो मतलब वर्टिब्रल कॉलम इनके पास में डेवलप वाला रहता है, तो ये जो है फिशेज और मछलियों में पाए जाएंगे। सर जो मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, मैमेलिया प्रेजेंट रहेगा, तो ये आंसर हो सकता है। मेलपिघन नलिका जो है ना भाई वो पाया जाएगा तिलचट्टा में, क्यों, क्योंकि वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं। ठीक है, तो बी का आंसर हो गया वी। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बी का आंसर जो होता है वो अगर वी हो गया, इसके बाद क्या हो गया, वृक्कक किसके पास में प्रेजेंट होगा। वृक्कक जो होता है नेफ्रीडियम, ये डेफिनेटली जोक में प्रेजेंट होता है, एनलीड्स में, है ना। उसके बाद प्रोटोनेफ्रीडिया किस में रहेगा, तो प्रोटोनेफ्रीडिया बचा किस में, गोल क्रीमे में। सही बात है, प्रोटोनेफ्रीडिया गोल क्रीमे में पाया जाता है, आंसर हो गया ए। तो बनाइए इसके कॉन्सेप्ट को, देखिए जो चीज समझ में नहीं आए फिर बनाते हैं उसके ऊपर में। लास्ट क्वेश्चन एक और पॉइंट बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी देखिए और बताइए सही जवाब। मतलब पढ़ते रहना, बार बार रिवीजन करना है, जितना बढ़िया हो जाए उतना मजेदारी है। स्तंभों का मिलान करिए और सही विकल्प चुनिए। ऑक्टोपस, मगरमच्छ, कतला, टीनोप्लाना, ये 5 चीज आपके सामने है, इनके पास कौन सा चलन अंग है बताना है। जैसे देखो टीनोप्लाना, टीनोप्लाना के पास में कॉम्प्लेट पाई जाती है कंकत पट्टिका, तो डी का हो गया सेकंड। सबसे पहले जो एकदम बनता है तुमसे उसके ऊपर में ध्यान दो तो बन जाएगा आपके पास में। अब कतला जो होती है बेटा वो होता है मछली, और मछली के पास में फिन्स पाया जाएगा, तो इसका सी का 4 हो गया। ठीक है, मगरमच्छ और ऑक्टोपस, मगरमच्छ के पास में पैर पाए जाएंगे, ऑक्टोपस के पास में टेंटिकल्स स्पर्शक होंगे, तो मेरे हिसाब से जो हो जाता है सी का हो गया 4, और सी का 4 और डी का हो गया सेकंड, डी का हो गया सेकंड, और इस हिसाब से बी का हो गया फर्स्ट बाद, और ए का हो गया थर्ड, इसलिए डी आंसर इसका सही जवाब बनेगा। समझ में आई बात। तो क्वेश्चंस खूब सारे बनाइए जितने पॉइंट हो सकते हैं, और खुद से भी जितना भी पॉइंट रिवीजन हो सके बार बार आप करते रहेंगे। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना बढ़िया आपके लिए हो जाएगा। फिर सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतने क्वेश्चंस बनाना, कहानियां बनाना, रिवीजन करना और खूब क्वेश्चन बनाना, और नीट को अपनी जेब में लेकर चलना है अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो। ठीक है, चैप्टर 1 हो या कितने भी हो, लेकिन हर चैप्टर हमें इतनी आसानी से पढ़ना है कि हमें सब कुछ कंप्लीट हो जाए। हमें जितना नीट में 360 नंबर आता है, जितने सिलेबस से आता है, हमें उतना नंबर लेकर आना है। दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी है, हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें सिर्फ वो चीज पढ़नी है जो नीट में आता है, दैट्स ऑल। फिर बाकी चीज बाद में पीएचडी करते रहना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कहानियों को और पढ़ेंगे। फिर थैंक यू, बाय बाय।